नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिंदी दिवस 2025 पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत मूलतः भाषा प्रधान देश है। हमारी भाषाएं सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही हैं। भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएं प्रतिरोध की आवाज बनी। आजादी के आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनने में हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही है। सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है। भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बिहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की विदेशियां, इन सब ने हमारी संस्कृति को जीवन और लोक कल्याणकारी बनाया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भाषाएं एक दूसरे की सहचर बनकर एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही है। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी हुए। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्र प्रेम को प्रबल बनाती है। गोस्वामी तुलसीदास को हरेक देशवासी पूछता है। संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में भी पाए जाते हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपराओं में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है और भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है। गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएं प्रतिरोध की आवाज बनी। आजादी के आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनने में हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में गांव देहातों की भाषाओं को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाट्यकारों ने लोक भाषाओं में, लोक कथाओं में, लोक गीतों और लोक नाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बने। जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया और 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और वो भारत की सामाजिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, चाहे G20 का सम्मेलन हो, SCO में संबोधन हो, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है।
मोदी जी ने आजादी के अमृतकाल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के लिए जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क की भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जन भाषा और जन चेतना की भाषा बनाने का अद्भुत कार्य किया है। 2014 के बाद सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। 2024 में हिंदी दिवस पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं। मित्रों, भाषा सावन की उस बूंद की तरह जो मन के दुख को और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से घड़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी नानी की लोरियों और किस्सों तक भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है। मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा, देसिल बयना सब जन मिठा, अर्थात अपनी भाषा सबसे मधुर होती है। आइए हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उनको साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़े। आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हिंदी दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। तो अभी आपको अमित शाह का वक्तव्य सुना रहे थे, जहां पर उन्होंने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और इसके साथ में सीएम रेखा गुप्ता ने भी दी। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति धरोहर है और साथ ही हमारी मानसिकता और हमारी भावनाओं। और आपको बताते चलें कि उन्होंने ट्वीट किया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसकी शब्दावली में हमारे इतिहास की गूंज, साहित्य की विशालता और हमारी संस्कृति की गहराई भी है। हिंदी हमारी पहचान है और इसे संरक्षित करना, संवर्धित करना और इसके प्रति गर्व महसूस करना हम सभी का दायित्व है। आइए हम सभी मिलकर हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु अपने कर्तव्यों का पालन करें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के लक्ष्य को नई गति, दिशा वाला सिद्ध होगा। साथ ही इस दौरान राजधानी में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है, जो कि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है, जिसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने भी एक ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 दिवसीय पखवाड़ा चलाया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि 13 तारीख से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और ये काफी दिन चलेगा। दरअसल आपको बताते चलें कि 17 तारीख को उनका जन्मदिन है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां लगातार जारी हैं और कहा गया है कि सीएम रेखा गुप्ता ने ये कहा कि ये पखवाड़े के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें लोगों को जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें काफी लाभ भी पहुंचेगा। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार तमाम तरह के कार्य करती रहती हैं। इस दौरान इन्होंने इस जानकारी को साझा किया है। तो आपको बताते चले कि सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, जिसको लेकर एक पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पे दिल्ली की ट्रिपल इंजन की सरकार
की बैठक में सरकार बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पहला जन्मदिवस और उस पे दिल्ली सरकार के द्वारा सेवा पखवाड़े के अंतर्गत किए जाने वाले 75 बड़ी योजनाओं के शुभारंभ पे विस्तृत चर्चा की गई। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सभी के द्वारा शानदार तरीके से इस सेवा पखवाड़े में सहभागिता की जाएगी। स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, योजनाओं का शिलान्यास हो, शुभारंभ हो या नए प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित करने के कार्यक्रम, रोजाना दिल्ली की जनता को बड़े और नए उपहार दिल्ली की सरकार देगी। ऐतिहासिक रहेगा दिल्ली के लिए ये 15 दिन का सफर, जिसमें दिल्ली के लिए विकास की नई ऊंचाइयां, नए आयाम, सुशासन को लेकर के नई परिभाषाएं, नए काम दिल्ली को दिए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि हर तरीके से दिल्ली सरकार ने जो तैयारियां की है, हमारे मंत्रियों ने, हमारे विभागों ने, हमारे अधिकारियों ने, हम इतने कम समय में जनता को समर्पित करने के लिए तैयारी कर पाए। इन 6 महीनों में एक भी दिन, एक भी हमारा मंत्री और मैं स्वयं, हमारे विधायक, किसी ने अपने काम को छोड़ा नहीं। और यही कारण है कि वर्षों से लंबित और इंतजार वाली योजनाओं को हम दिल्ली की जनता को सौंप पा रहे हैं। जो प्रोजेक्ट आधे अधूरे, टूटे हुए, बिना किसी प्लानिंग के चल रहे थे, उनको हमने लाइन अप करके दिल्ली की जनता को सौंपने का काम पूरा किया। और आरोग्य मंदिर जैसी योजनाएं जिसका दिल्ली को इंतजार था, उसकी श्रृंखला लगातार हम बढ़ा रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का ये सेवा पखवाड़ा दिल्ली के लिए बहुत सारे उपहार लेके आएगा, ऐसा विश्वास दिलाती हूं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एम्स परिसर स्थित JLN ऑडिटोरियम में आयोजित ओणम पूर्णम 2025 उत्सव में भाग लेकर राजधानी के मलयाली समुदाय के साथ मिलकर ओणम का उत्साहपूर्वक उल्लास देखने को मिला। और इस साल ओणम की शुरुआत मुख्यमंत्री सेवा सदन में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने अविस्मरणीय अनुभव बताते हुए कहा कि दिल्ली में केरल की समृद्ध परंपराओं, पारंपरिक व्यंजनों और लोक नृत्य की छटा देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो पूरा केरल दिल्ली में बस गया हो। साथ ही मलयाली समुदाय विशेष रूप से नर्सिंग स्टाफ के रूप में जिस सेवा भावना के साथ देश भर में कार्य कर रहा है, उसने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत का हृदय जीत लिया है। इस भव्य उत्सव में पूर्व केंद्रीय मंत्री, विदेश राज्य मंत्री अविल्लम मुरलीधरन सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की है और ओणम की शुभकामनाएं दी हैं। की सरकार की बैठक में सरकार बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पहला जन्मदिवस और उस पे दिल्ली सरकार के द्वारा सेवा पखवाड़े के अंतर्गत किए जाने वाले 75 बड़ी योजनाओं के शुभारंभ पे विस्तृत चर्चा की गई। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सभी के द्वारा शानदार तरीके से इस सेवा पखवाड़े में सहभागिता की जाएगी। स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, योजनाओं का शिलान्यास हो, शुभारंभ हो या नए प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित करने के कार्यक्रम, रोजाना दिल्ली की जनता को बड़े और नए उपहार दिल्ली की सरकार देगी। ऐतिहासिक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय आर्य युवक परिषद के 47वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेकर समाजोत्थान और राष्ट्र निर्माण की उस सशक्त परंपरा से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, जिसे महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणादायक विचारों ने दिशा दी है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने यह भी कहा कि आर्य समाज का मिशन आज भी उतना प्रासंगिक है जितना कि उस समय था,
जब महर्षि दयानंद ने समाज में शिक्षा, सत्य, सेवा के माध्यम से परिवर्तन का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करते हुए कहा, सबका साथ सबका विकास की नीति ने समाज के हर वर्ग को लेकर चलने और विशेष रूप से युवाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि आज भारत की नई पीढ़ी आत्मविश्वास से भरपूर होकर विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी बन रही है। दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 सोमवार से दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। समारोह के माध्यम से देश के कृषि विशेषज्ञ, विज्ञान और नीति निर्माता रबी फसल की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। खबर द्वारका से है, जहां पर अवार्ड शो का आयोजन किया गया है। आपको बताते चलें कि द्वारका में इस कार्यक्रम का आयोजन द्वारका सेक्टर 14 के वेगास मॉल में 19वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और अवार्ड शो का आयोजन किया गया। यह आयोजन फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट कला भूमि की तरफ से किया गया और इस मौके पर पद्म भूषण जतिन दास ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। पद्मश्री नलिनी और कमलिनी अस्थाना विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। पद्मश्री जयप्रकाश लखीवाल और सुरेश CMT-HL ग्रुप गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। दरअसल आपको बताते चलें कि कला भूमि के संस्थापक असगर अली ने कहा कि इस बार प्रदर्शनी में कला कृतियों की बिक्री भी शुरू की गई है, जिसमें कलाकारों को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। हिमाचल, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के कलाकारों की पेंटिंग्स और मूर्तियां यहां पर प्रदर्शित की गई। ये प्रदर्शनी 21 सितंबर 2025 तक रोज सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक द्वारका सेक्टर 14 के वेगास मॉल में आम जनता के लिए खुली रहेगी। नाम से ही जो जागृत होता है इस भूमि पे कला का विकास, कला भूमि इसी को लेके जो है अनंत की ओर जो है आगे अग्रसर है, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया से बाहर भी इस आर्ट फॉर्म को जो है रिप्रेजेंट कर सके। साथ में ये जो गुरुजन मेरे साथ में खड़े हुए हैं, इनकी प्रवृत्ति से ही हम जो है इस नाम को, इस जो कला भूमि को वर्ल्ड वाइड आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे जो देश है ये कला भूमि है, तो हमारे देश में हजारों साल से डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, शास्त्र सब चीज है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इनकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका नामी कला भूमि बहुत अच्छा है। दूसरी बात है अनंत है, तो जीवन भी एक अनंत की यात्रा है और कलाकार इसे बखूबी जीता है। जीवन को जीवंत करने का माध्यम कला है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कला के माध्यम से पूरे विश्व में शांति, एकता बनाती है। जो इस तरह से करने से क्या होता है ना, जैसे आप लोगों ने असगर जी और आपने प्रयास करा कि इससे क्या होता है ना, आम जनता जुड़ती है, यूथ लोग ज्यादा आते हैं तो क्या होता है ना, उनकी रोचकता बढ़ती है। नहीं तो सोचते हैं कौन जाएगा उस फलाने ऑडिटोरियम में, कहाँ किसके पास समय है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।